आज शाहीन क्लब में मेरे साथ हैं परवीन बाजी, सुल्ताना बाजी, अंकुर लाडले और सिद्धू भाई शाहीन क्लब वाले। भाई वाह, आज पहले जैसे शाहीन क्लब का मजा आया। वैसे मजे पर याद आया आबिदी भाई कि आप जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इतना बड़ा दौरा करके आए हैं, इसमें आपने और क्या क्या खाया हलवे के अलावा? और जब खुदा का प्रोग्राम शुरू होते ही खाने पीने की बातें शुरू हो गई। देखिए साहब, ये शाहीन क्लब है, इसमें स्वेटर बुनने और बच्चे पालने की बातें नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये बच्चों का प्रोग्राम है, इसमें हम माओं को ये नहीं बता सकते कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए। हाँ, मगर बच्चों को तो बता सकते हैं कि उन्हें कैसे पलना चाहिए। ख्याल तो माकूल है। देखा आपने, औरतें एक तरफ हो गईं। अंकल आप क्या कहते हैं? सिद्धू भाई, ये बात सच है कि हर एक माओ को बताता रहता है कि बच्चे कैसे पालना चाहिए। कभी कोई बच्चों को नहीं बताता कि उन्हें कैसे पालना चाहिए। अंकल, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आबिदी भाई आप क्या कहते हैं? देखिए ना, अब बच्चों को कोई कैसे समझा सकता है कि उन्हें कैसे पलना चाहिए। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि बच्चों सुबह उठ के रोने के बजाय इशारे से बताया करो कि तुम्हें दूध चाहिए, या ये कि भाई अगर तुम्हारे कान में दर्द हो तो सारा घर आसमान पे उठाने के बजाय शराफत से कह दिया करो कि कान में दर्द है। देखा, आबिद भाई ने कितनी अच्छी बात कही है। भला आप ही बताइए, बच्चों को कोई कैसे समझा सकता है? हाँ, लेकिन सिद्धू भाई एक बात ऐसी है कि जिस पे बच्चों को सामने बिठाकर उनसे गुफ्तगू करने और तबादला ख्याल करने की जरूरत है। देखा, अब आबिदी भाई भी मान गए कि बच्चों को कुछ समझाने की जरूरत है। हाँ आबिदी भाई, क्या बात है वो बात ये है सुल्ताना बाजी कि बच्चों से ये बात ज़रूर पूछनी चाहिए कि आखिर ये क्या मामला है कि थके हारे माँ बाप जैसे ही खाना खाने बैठते हैं और जैसे ही वो पहला निवाला तोड़ते हैं एन उसी वक्त बच्चा ये आवाज़ क्यों लगाता है कि अम्मा वो क्या आबिदी भाई? अब समझ जाइए ना, आप तो खुद भी जानते होंगे कि जैसे ही माँ बाप खाने बैठते हैं बच्चा एन उसी वक्त आवाज़ लगाता है अम्मा। वही। अच्छा, आपका मतलब है खामोश। देखिए, रेडियो पे गंदे लफ्ज बोलने की इजाजत नहीं। चलिए भाई, चलिए फौरन मौजू बदलिए। हाँ, तो सिद्धू भाई कह रहे थे कि उस पर उन्हें कुछ खाने की चीजें याद आ गई। क्या मतलब? किस चीज पर खाने की चीजें याद आ गई? भाई हद करते हैं आप भी। सिद्धू भाई ने सिर्फ ये पूछा था कि आबिदी भाई ने हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या क्या खाया हलवे के अलावा। तो सुनिए, गर्मियों में वहाँ जाने का बस एक ही फायदा है, दरख्तों पर आम लदे होते हैं। बिल्कुल ठीक। और जामने भी। लिहाजा साहब, मैं सुबह उठ के आम खाता था, दोपहर के खाने से पहले आम खाता था, दोपहर के खाने के बाद आम खाता था, शाम को आम खाता था, रात के खाने के बाद आम खाता था, और जब सब घर वाले सो जाते थे तो चुपके से उठ के आम खाता था। आबिदी भाई, हाँ, मुझे भी अपना बचपन याद आ गया जब मैं आपके बराबर था। सिद्धू भाई, जब आप आबिदी भाई के बराबर थे तो दिन में 6 मरतबा आम खाते थे, और जब सुल्ताना बाजी के बराबर थे उस वक्त क्या करते थे? उस वक्त जो ही अम्मी जान और अब्बा हुजूर खाना खाने बैठते, मैं आवाज लगाता अम्मा। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो सिद्धू भाई, दिन में 6 दफा आम खाने की बात सुनकर आपको अपना बचपन याद आ गया था। जी सिद्धू भाई, जब आप छोटे थे तो क्या आप भी दिन में 6 दफा आम खाते थे? 6 दफे? अरे साहब, वो कोई और होंगे जो गिनते होंगे। मैंने न तो कभी ये गिना कि कितनी दफे खाए और न कभी ये गिना कि कितने खाए। हाँ, हमारे यहाँ तो आम टोकरों के हिसाब से आते थे, और हमारे यहाँ ढेरियों के हिसाब से। हमारे यहाँ सिरों के हिसाब से आते थे। अरे साहब, हमारे यहाँ गधों के हिसाब से आते थे। गधों के हिसाब से? जी हाँ, गर्मियों की सुबह होती, फुहार पड़ती थी, भीगी हुई हवा चलती थी, और अब्बा हुजूर मंडी से 4-4 गधे ले आते थे। उन सब पर आम लदे होते थे। अच्छा, आम लाने वाले तो 4 गधे होते थे, है ना? और खाने वाले कितने होते थे? जी मैं अकेला। जी क्या मतलब? मगर सिद्धू भाई, 4 गधे आप अकेले खा जाते थे। मेरा मतलब है 4 गधे आम। जी हाँ परवीन बाजी, आमों की तमाम लादियां सहन के बीच में उलट दी जाती थी और अच्छा खासा ढेर लग जाता था, बल्कि पहाड़ बन जाता था। एक रोज मैं मचल गया और कहा कि इसकी चोटी सर करूंगा और ऊपर चढ़कर
झंडा गाड़ूंगा। फिर आप कैसे चढ़े? को पैमाओं की तरह से। हाँ, और उतरे कैसे? अरे साहब, उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं आमों के ढेर पर चढ़कर बैठ गया और आम खाने लगा। देखते ही देखते ढेर खुद ब खुद नीचे होता चला गया। अलबत्ता जहाँ तक निगाह जाती थी चूसी हुई गुठलियाँ पड़ी थी। वाह 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 वाह, कैसा अच्छा नक्शा खींचा है आबिदी भाई। एक मर्तबा तो अब्बा हुजूर भी घबरा गए। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे परवीन बाजी कि सहन के बीच में आमों का ढेर लगा था और अब्बा हुजूर मुझे ढूंढते फिर रहे थे। अरे अरे, ये सिद्धू कहाँ गया? सिद्धू। अम्मी जान बोली, अरे है, अभी तो यही था, आमों के गिर्द मंडरा रहा था, अचानक कहाँ गायब हो गया? अरे भोले, तुमने देखा है कहीं सिद्धू को? अरे जब घर में आम होते हैं सिद्धू कभी घर से बाहर नहीं जाता। अरे कहीं दरख्तों पर ना चढ़ा हो। कल हुसैनी बुआ का लड़का चढ़ा था, ऊपर से टांग फिसली, नीचे गिरा और अब अस्पताल में पड़ा है। मगर सिद्धू तो दरख्तों पर उस वक्त चढ़ता है जब घर में आम नहीं होते। अरे यहाँ आमों का ढेर लगा है, वो दरख्त पर चढ़कर क्या करेगा? उसका दिमाग तो खराब नहीं? क्या पता तुम पर पड़ा है। कैसा खूबसूरत लड़का है। क्यों ना हो, मुझ पर पड़ा है। अरे बेगम, ये मसला नहीं है कि किस पर पड़ा है, मसला ये है कि इस वक्त कहाँ पड़ा है। ठहरो, मैं आवाज देता हूँ। अरे अरे, क्या नाम है उसका? सिद्धू। हाँ, सिद्धू। अरे सिद्धू। जी अब्बा हुजूर। हाय, ये सिद्धू बज रहा है या मेरे कान बोल रहे हैं? क्या कह रहे हो? सिद्धू बज रहा है? अरे मेरा लड़का ना हुआ, ग्रामफोन रिकॉर्ड हो गया। अरे बेगम, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरा मतलब था कि ये सिद्धू बोल रहा है या मेरे कान बज रहे हैं। जरा दोबारा आवाज दो। अच्छा, अरे अरे, वो क्या नाम है तुम्हारा? ये किसे पुकार रहे हो? अरे तुम्हारे लड़के को हर मर्तबा कमबख्त का नाम भूल जाता हूँ। बस तो ठीक है, पुकार लो। अरे वो क्या नाम है तुम्हारा? अब्बा हुजूर, सिद्धू। अरे हाँ, अब ठीक है। अरे सिद्धू, ओ सिद्धू। अब तो कोई जवाब नहीं आ रहा है। अरे अरे, पता नहीं कहाँ चला गया। मगर सुनो, जब तुमने कहा था कि क्या नाम है तुम्हारा, तो कहीं से आवाज आई थी ना, अब्बा हुजूर सिद्धू। वो किसकी आवाज थी? अरे हाँ, आवाज आई तो थी। किसकी आवाज थी वो? साफ सिद्धू की आवाज थी। अरे नहीं, गंदे सिद्धू की आवाज थी। कहीं बहुत दूर से बोल रहा था जी। जैसे किसी गार के अंदर हो। हाँ, ये शायद कुएं के अंदर हो। कहीं गाजी शाह के मजार के गार में तो नहीं चला गया? कहीं मिर्जा साहब के कुएं में तो नहीं गिर गया? अरे, अब क्या करूं? तुम जाकर गार में देखो, मैं जाकर कुएं में झांकती हूँ। अच्छा, चलो। तो चलो। आख थू, आख थू। अरे तुमने क्या बताया था अपने लड़के का नाम? सिद्धू। आखथू तो नहीं? नहीं, क्यों? अरे कुछ नहीं, अभी कोई आखथू को पुकार रहा था। खट्टा है, खट्टा है। अरे मालूम होता है कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मगर ये दरवाजे की नहीं, सिद्धू की आवाज थी। अरे एक ही बात है, दोनों के पेच ढीले हैं। सड़ा है, सड़ा है। कुछ सुना तुमने? हाँ सुना, कोई जमील जालबी का शेर पढ़ रहा है। हाथी को बड़ा किया, बड़ा है। लट्ठे को खड़ा किया, खड़ा है। मेरा तो ख्याल है बिल्कुल सिद्धू की आवाज थी। अरे कुएं में पड़ा हुआ आदमी सब कुछ कर सकता है, मगर शेर नहीं पढ़ सकता। खुदा के लिए कुछ करो, सिद्धू को ढूंढो। अरे मैं नहीं ढूंढ सकता, मेरी अक्ल जवाब दे गई है। मुझे तो ठीक तरह नजर भी नहीं आ रहा। आमों का यही ढेर अभी ऊंचा नजर आ रहा था, अब नीचा नजर आ रहा है। अरे हाँ, नीचे तो मुझे भी नजर आ रहा है। तो फिर इतने सारे आम अचानक कहाँ चले गए? जहन्नुम में। अरे जहन्नुम तो हम लोग सिद्धू के पेट को कहते हैं। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि हाँ, मेरा मतलब यही है। तो आप फिर आमों का ढेर हटाकर देखे। हाँ, आओ आओ। अरे अरे सिद्धू, तुम, यहाँ? यानी कि आमों के ढेर में? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी जान, ये बहुत खराब आम है। कुछ खट्टे हैं, कुछ सड़े हुए हैं। मैं अच्छा आम ढूंढता हुआ जरा ढेर के अंदर घुस गया था।
गजब है खुदा का। भाई हद हो गई। ओफो सिद्धू भाई, इतने बहुत से आम खा के आप पे क्या गुजरी? मैं बताऊं, हाँ बताइए। रात को सिद्धू भाई की अम्मी जान और अब्बा हुजूर खाना खाने बैठे, अभी पहले ही निवाला तोड़ा था कि उधर से सिद्धू भाई ने पता है क्या आवाज लगाई? अच्छा भाई, बहुत दिन हो गए परवीन बाजी ने नन्हे मुन्नों को कहानी नहीं सुनाई। हाँ, मुझे बस वो पतीली वाली कहानी याद है। आज किसकी कहानी सुनेंगे आप सिद्धू भाई? अरे साहब, अब पतीली के अंदर वाली चीज की कहानी सुनाइए। नहीं भाई नहीं, मेरा ख्याल है किसी नन्हे मुन्ने से पूछा जाए, है ना? बस तो अंकल आप बताइए किसकी कहानी सुनेंगे? परवीन बाजी, मैं तितली की कहानी सुना दीजिए हमें, जिसमें फूल भी हो और सूरज और बारिश भी। वही तो सुनो। हाँ तो भाई बच्चों सुनो। 3 तितलियां थीं, एक सफेद, एक लाल और एक पीली। वो तीनों बड़ी गहरी सहेलियां थीं। वो धूप में खूब खेलती थीं, खूब उड़ती थीं। कभी इस फूल पर बैठती थीं, कभी उस पर। खूब खिलखिलाती थीं, खूब हंसती थीं और कभी नहीं थकती थीं। एक रोज अचानक बारिश आ गई और तीनों तितलियां भीगने लगीं। उन्होंने छुपने की कोशिश की, मगर कहीं पनाह ना मिली। बारिश होती रही और तीनों तितलियां और भीग गईं। आखिर वो एक बड़े से सफेद फूल के पास गईं और उससे कहा, प्याले फूल, हमें अपनी पंखुड़ियां खोल के तीनों को छुपा लो और बारिश से बचा लो। ये सुनकर सफेद फूल ने कहा, मैं सिर्फ सफेद तितली को पनाह दे सकता हूँ, क्योंकि वो मुझ जैसी है। बाकी 2 को मैं पनाह नहीं दे सकता। ये सुनकर सफेद तितली ने फूल से कहा, अगर तुम मेरी दोस्तों को नहीं छुपा सकते तो मैं भी उनके साथ रहूंगी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। उधर बारिश और तेज होने लगी। तीनों तितलियां एक लाल फूल के पास गईं और उससे कहा, प्याले फूल, अपनी पंखुड़ियां खोल के हम तीनों को अंदर छुपा लो और बारिश से बचा लो। ये सुनकर लाल फूल ने कहा, मैं सिर्फ लाल तितली को पनाह दे सकता हूँ, क्योंकि वो मुझ जैसी है। बाकी 2 को मैं पनाह नहीं दे सकता। ये सुनकर लाल तितली ने फूल से कहा, अगर तुम मेरे दोस्तों को नहीं छुपा सकते तो मैं भी उनके साथ रहूंगी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। इतनी देर में बारिश और तेज हो गई। तीनों तितलियां एक पीले फूल के पास गईं और उससे पनाह मांगी, मगर पीले फूल ने भी यही कहा कि वो सिर्फ पीली तितली को छुपाएगा। ये सुनकर तीनों तितलियों ने साफ कह दिया कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो जहां भी रहेंगी साथ रहेंगी। उधर सूरज ने, जो एक बड़े से काले बादल के पीछे छुपा हुआ था, तितलियों की बात सुन ली। सूरज बहुत खुश हुआ कि तीनों तितलियां एक दूसरे को बेसहारा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब जनाब सूरज ने बादलों का पीछा करके उन्हें उड़ा दिया और बारिश को भगा दिया। फौरन ही बाग में पीली पीली धूप चमकने लगी। तितलियों के पर सूख गए और वो मजे से उड़ने और नाचने लगीं और पौधों में छुपकर आंख में चोली खेलने लगीं। तितली प्यारी तितली जब अपने घर से निकली, तितली प्यारी तितली जब अपने घर से निकली, नाचे फूल और पत्ते रंगों ने खेले।
कहो भाई, तितली का ये गाना तुम्हें कैसा लगा? इसकी मौसीकी खलील अहमद ने तरतीब दी है। और अब तुम्हारी आम मालूमात की आजमाइश। मगर शाहिदाबाजी तो है नहीं। कोई बात नहीं, मैं जरा देर के लिए शाहिदाबाजी बना जाता हूँ। नहीं आबिदी भाई, ये मंजर मुझसे नहीं देखा जाता। अच्छा, अभी मैं तुमसे आम मालूमात के 6 सवाल पूछूंगा। तुम सवाल सुनते जाओ और इनके जवाब देते जाओ। अभी थोड़ी देर बाद परवीन बाजी तुम्हें इन सवालों के सही जवाब बता देंगी। इस तरह तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे कितने जवाब सही थे या गलत थे। तो पहला सवाल ये है कि बोगोटा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? बोगोटा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? दूसरा सवाल ये है कि कन्फ्यूशस कौन था? कन्फ्यूशस कौन था? तीसरा सवाल यह है कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें 3000 से भी ज़्यादा जजीरे हैं? वो कौन सा मुल्क है जिसमें 3000 से भी ज़्यादा जजीरे या टापू हैं? चौथा सवाल यह है कि उर्दू की मशहूर किताब उमराव जान अदा किसने लिखी थी? उमराव जान अदा किताब किसने लिखी थी? पांचवा सवाल यह है कि वो कौन एक्सप्लोरर या मुहिमजू था जिसने मगरिब से मशरक़ तक अफ्रीका को पार किया और विक्टोरिया आबशार दरियाफ्त किए? कौन था वो मशहूर शख्स जिसने अफ्रीका को अबूर किया और विक्टोरिया आबशार दरियाफ्त किए? और आज का छठा और आखिरी सवाल ये है कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू का इंतकाल किस साल हुआ था? पंडित नेहरू का इंतकाल किस साल हुआ था? हाँ भाई, तो ये हुए आज के 6 सवाल। हमें यकीन है कि तुम्हें इन सब के जवाब मालूम होंगे। अगर नहीं तो अब गौर से सुन लो। पहला सवाल ये था कि बोगोटा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? बोगोटा जनूबी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया का सदर मुकाम है। दूसरा सवाल था कि कन्फ्यूशस कौन था? कन्फ्यूशस चीन का बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था और हज़रत ईसा से 480 साल पहले उसका इंतकाल हुआ था। तीसरा सवाल है कि 3000 से भी ज़्यादा जजीरे किस मुल्क में हैं? वो मुल्क है इंडोनेशिया, जिसमें छोटे बड़े मिलाकर 3000 से भी ज़्यादा जजीरे हैं। चौथा सवाल है कि मशहूर किताब उमराव जान अदा किसने लिखी थी? ये किताब मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने लिखी थी। पांचवा सवाल है कि अफ्रीका को किसने पहली मर्तबा पार किया था और विक्टोरिया आबशार दरियाफ्त किए थे? उस मशहूर मुहिमजू का नाम डेविड लिविंगस्टन था। और आज का आखिरी सवाल ये है कि पंडित नेहरू का इंतकाल किस साल हुआ था? तुम्हें याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने सन 1964 में वफ़ात पाई थी। हाँ भाई, तो ये थे आज के 6 सवाल। अब तो काफ़ी रात हो गई है, तुम्हारी अम्मी खाना खाने बैठी रही होंगी। निवाला तोड़ने वाली होंगी। लिहाजा हमें उम्मीद है कि तुम ये आवाज़ नहीं लगाओगे। अच्छा भाई, अब हमें अगले हफ्ते तक इजाज़त दो। खुदा हाफिज।